साथ प्रैक्टिस करेंगे और उसी श्रृंखलाओं के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को सुप्रभात। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन और लेते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अर्थात पूछ रहा है कि ये जो निर्मल ग्राम योजना है ये निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी। अब आपको कमेंट करना है और बताना है निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कह रहा विवाद रहित ग्राम से है, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से है, कह रहा मल मूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे को स्वच्छ निस्तारण से है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करना और कमेंट करके बताना है। ध्यान दीजिएगा ये भारत सरकार के द्वारा, चलिए मैक्सिमम का कमेंट भी आ रहा है, हाँ सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये बात आपको ध्यान देना है कि ये जो निर्मल ग्राम योजना है ये प्रारंभ किया गया था ग्रामीण विकास स्वच्छता के रूप में। किसके रूप में? तो जो निर्मल ग्राम योजना है ये ध्यान दीजिएगा कि ये ग्रामीण स्वच्छता के अभियान के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था। और इसका मूल ध्येय था, याद रखिएगा क्या, तो इसका मूल ध्येय था कि बीमारियों को दूर करना और इसके माध्यम से स्वच्छता को अपनाना। और आप में से मैक्सिमम का जवाब आने भी लगा है और आप इसे मैक्सिमम जवाब देने लगे हैं। कुछ लोग का बी सी जवाब आ रहा है। तो देखिएगा दोस्त, ये आपका प्रारंभ किया गया था मल मूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से। मतलब जो पास पड़ोस परिवेश में कचरे इकट्ठा हो रहे हैं, इसके अलावा जो अन्य जीव जंतु जानवरों के मलमूत्र इत्यादि हैं, सीवेज और जो गंदी नालियां खुले में बह रही हैं, और इसके अलावा वो आसपास ही नालियां जाकर के अपने पूरे जल को बहा देती हैं। इन चीजों को सही तरीके से व्यवस्थित करके जो ग्रामीणों में बीमारियां थी, स्वच्छता न होने की वजह से, गंदगियों की वजह से उसको दूर करने का प्रयास किया गया था निर्मल ग्राम योजना। अब जैसे देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, स्वच्छ वायु प्रदान करना, इस तरीके की चीजें यहां पर उलझाया जाता है। जो इससे रिलेटेड है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसका मूल ध्येय क्या था कि मल मूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे को हटा करके तब ये जो जल है, वायु है, इन सबको शुद्ध करना। तो ये याद रखिएगा कि इनके शुद्धिकरण से था, जलापूर्ति से नहीं था। तो इस द राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 1 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2 के क्रम पर आएंगे। कह रहा भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम योजना जो है कि माना है? तो कह रहा काम के बदले अनाज योजना, कह रहा मनरेगा, कह रहा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और कह रहा जवाहर रोजगार योजना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये बात करें, जैसे यहां ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि काम के बदले अनाज योजना, तो काम के बदले अनाज योजना का संबंध अंत्योदय योजना से है। यह कहा गया कि जब मजदूर सरकारी जगहों पर कामकाज करते हैं और उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, तो वो उस पैसे से जब बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो बिचौलियों के कारण वो सामान पर उनको अतिरिक्त देय होता है, जिससे गरीब ही रह जाते हैं। तो सरकार ने कहा कि जो मजदूर हैं, जो ऐसे गरीब लोग हैं जो कामकाज करते हैं, इनको काम के बदले अनाज दिया जाए। तो चूंकि इनका मुख्य लक्ष्य है पेट पालन करना, अपने परिवार की आजीविका को चलाना, तो क्यों ना अनाज दिया जाए। अनाज के माध्यम से सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो ये आपका काम के बदले अनाज योजना हो गई। मनरेगा, तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का सीधा सा संबंध मनरेगा है। यह पूरे विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक कार्य योजना माना गया है, यह ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक के द्वारा। और यह ध्यान दीजिएगा, मतलब ये पहली ऐसी योजना है जो रोजगार, याद रखिएगा, जो रोजगार की गारंटी देती है। और ये डीबीटी योजना से सीधा जुड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं आप इसको? आप बोलते हैं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। प्रत्यक्ष लाभ
हस्तांतरण इसको कहा जाता है। और ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो है ये मतलब सीधे श्रमिकों के मजदूरों के खाते में पैसा चला जाता है और इस तरीके से वे अपने चीजों को करते हैं। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है तो इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यह प्रमुख रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं इनको आजीविका, इनको आय के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया और यही इसका संबंध जवाहर रोजगार योजना से भी था। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप में से मैक्सिमम का जवाब भी आ रहा है। हाँ, तो इस द राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 के क्रम पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखें क्या क्या कह रहा है। चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कह रहा ऊसर सुधार योजनाओं से है, कह रहा अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम से है, कह रहा भूमि सुधार कार्यक्रम से है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऊसर बचाओ योजना, ये ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो मरुस्थलीकरण रोकने की योजनाएं चली थी वो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी या सबसे ज्यादा कारगर थी। दूसरा कह रहा अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम, तो इसके लिए आई थी भारत में क्या? इसके लिए भारत में आई थी हरित क्रांति। और सी करा भूमि सुधार कार्यक्रम, तो भूमि सुधार कार्यक्रम का ध्यान दीजिएगा, इसका सीधा सा संबंध किससे है? तो इसका सीधा सा संबंध है भूमि के संगठन से। किससे है? तो इसको याद रखिएगा, इसका सीधा सा संबंध है भूमि के संगठन से और इसी के लिए आपकी आई थी क्या? चकबंदी। तो इस द राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आएंगे प्रश्न नंबर 4 के क्रम पर। भारत में भूमि सुधार के कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता कहां पर प्राप्त मतलब सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सबसे ज्यादा सफल कहा जा सकता है? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा सफल चकबंदी हुई थी, भूमिहीनों को भूमि के वितरण से सफलता मिली थी, मध्यस्थता का उन्मूलन करके हुआ था और उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताएंगे। तो देखिए मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। चलिए देखिए कल यहां पर मोदी जी आए थे तो इसकी वजह से सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, तो असुविधा के कारण कल क्लास नहीं चली थी और अब ये क्लास आपकी लगातार कंटिन्यू रहेगी। आपने ये देखा भी होगा कि मैंने संडे को भी क्लास लिया था, तो जब थोड़ी सी किसी दिन अव्यवस्था हो जाए तो मैनेज करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? चकबंदी ये सफल था, लेकिन इससे भी ज्यादा हमको देखना होगा कि क्या कोई और सफल है। तो भूमिहीनों को भूमि का वितरण यह भी सफल था, लेकिन कह रहा मध्यस्थ तो जमींदारों का उन्मूलन सबसे ज्यादा प्रभावी जो था वो आपका कौन सा है? तो जमींदारों का उन्मूलन। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हुआ क्या? जमींदारी उन्मूलन से सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए मध्यस्थता का मतलब हो गया कि मजदूरों का, गरीबों का अनावश्यक जम करके शोषण हो रहा था। इनके श्रम के बदले में न तो इनको उचित पारितोषिक मिलता था बल्कि इनका लगातार शोषण बढ़ता जा रहा था। तो सबसे पहला कार्यक्रम जो चलाया गया भारत में वो यही था, मध्यस्थताओं का उन्मूलन और साथ साथ जमींदारियों का उन्मूलन, जहां पे किसी एक व्यक्ति के पास पूरे गांव की जमीन होती थी। इन चीजों का उन्मूलन कर दिया गया। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए क्लियर हो गया? आइए आगे की ओर चलते हैं और नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या करें? निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है? कह रहा है कि क्या स्थायी चारागाह को चकबंदी के अंतर्गत नहीं लिया जाता है, बाग को नहीं लिया जाता है, कह रहा शमशान को नहीं लिया जाता है, शमशान या कब्रिस्तान को नहीं लिया जाता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए चकबंदी के अंदर शामिल क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। तो चकबंदी के अंतर्गत शामिल होता है केवल और केवल क्या? तो याद रखिएगा कृषि योग्य भूमि, और वो कृषि योग्य भूमि किसी सार्वजनिक महत्व का नहीं होना चाहिए। जो कृषि योग्य भूमि है वो तभी शामिल होगा जब वह सार्वजनिक महत्व का
जब वह सार्वजनिक महत्व का नहीं होगा तभी जाकर के आपका इसमें शामिल होगा। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी मतलब इस प्रकार, जैसे देखिए आप स्थायी चारागाह, ये जो गांव के पशु हैं, पक्षी हैं, इनके लिए आवश्यक होता है। ये सार्वजनिक महत्व का। बाग ऑक्सीजन के साथ पर्यावरण को भी संरक्षित रखने और गांव के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। शमशान, कब्रिस्तान, इस तरीके की चीजें निश्चित तौर पर आवश्यक होती है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बोलिए क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 6। भारत में संपत्ति का अधिकार है, कह रहा मौलिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार पहले, तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार पहले रखा गया था किसमें? तो ये रखा गया था मौलिक अधिकार में। किसमें था? तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार में था। लेकिन संविधान में संशोधन करके ऐसा जो राष्ट्र हित, समाज हित, देश हित में होगा, इसके लिए आपके संपत्ति को अर्थात जो भूमि इत्यादि है इस पर सरकार के द्वारा कब्जा किया जा सकता है। इसलिए इसको बाद में याद रखिएगा, इसलिए इसको बाद में कैसा अधिकार बना दिया गया? तो इसको बाद में विधिक अधिकार बना दिया गया। तो बोलिए प्रश्न नंबर 6 का राइट जवाब क्या होगा? तो आप बोलेंगे प्रश्न नंबर 6 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? कह रहा बीघा है, हेक्टेयर है, एकड़ है और कह रहा है कि किला है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा। चलिए, और आप इसे मैक्सिमम का जवाब भी आना चाहिए भाई, ये तो गलत बात है ना। मैक्सिमम मैं एक ही बात कहता हूं, अगर जो लंबे समय से अभ्यास कर रहा है, जो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है, जो लंबे समय से थोड़ा सा मेहनत करेगा, निश्चित तौर पर वो याद रखिएगा कि औरों की तुलना में बेहतर करेगा। और यहां खेल 1-2 नंबर अगर आप दूसरों से ज्यादा पाते हैं, हां, अगर 1-2 नंबर अगर आप दूसरे से ज्यादा पाते हैं तो वही चीजें आपका क्या हो जाएंगी? वही चीजें आपके दूसरों से ऊपर लेकर के चली जाएंगे। तो निश्चित तौर पर दोस्त आपको लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्या करा? तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। चलिए यहां पे, हां, तो आप में से मैक्सिमम का जवाब भी आ रहा है और हां, कुछ लोग डी डी डी, हां। तो देखिए याद रखिएगा कि जो आप देखिए, अगर आप भारत की बात करें तो यहां बीघा, हेक्टेयर, एकड़, किला, ये सारी चीजें चल रहा है। लेकिन बात आपसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रचलित है वो क्या है? हेक्टेयर है। चलिए, तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? तो आप बोलेंगे इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेक्टेयर। ये सबसे ज्यादा जो फेमस है वो क्या है? हेक्टेयर। आइए प्रश्न नंबर 8 के क्रम पर चलते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा कि चकबंदी प्रारंभ किया गया था। कह रहा वेशी भूमि का भूमिहीनों वितरण। कह रहा जमींदारी उन्मूलन। डी कह रहा कृषि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण। अभी इसके पहले जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट किया तो हमने आपको बताया कि भारत में ये चीजें थी कि जमींदारी प्रथा थी, अंग्रेजों के जमाने से जमींदारी प्रथा थी, जहां जमीन का मालिक गांव का कोई एक बड़ा व्यक्ति होता था और सारी चीजें उसके हक अधिकार में, वो मजदूरी, भूमि, ये सारी चीजें कराता था और वो उसका टैक्स कर जो भाग होता था वो ब्रिटिशर्स को प्रदान करता था। तो सबसे पहले ये जो शोषणकारी नीति थी इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया था। मतलब सभी में सबसे पहले कौन सा क्रियाकलाप किया गया? तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका आया जमींदारी उन्मूलन। तो याद रखिएगा प्रश्न नंबर आपके 8 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलिए क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 के क्रम पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? आप चलिए, ये एकदम मस्त प्रश्न है, आपको बताना है कि किसकी लंबाई 66 फीट होती है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई, और चेन को जरीब आप
बोला जाता है। याद रखिएगा, चेन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? जरीब। कह रहा 66 फीट होता है। इंजीनियर चेन का होता है, रेवेन्यू चेन का होता है, गंटरी चेन का होता है, या मीटर चेन का होता है? तो देखिए, जरीब दो प्रकार के होते हैं। एक आपका शाहजहानी होता है। कौन सा? शाहजहानी होता है। और एक जरीब होता है जिसका नाम है गंटरी जरीब। और गंटरी जरीब की जो लंबाई होती है वो कितना होता है? 66 फीट होता है। और इसमें सामान्यतः 200 कड़ियां लगी होती हैं, जिसको हम लोग छल्ले के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, क्या? छल्ले के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गंटर चेन। आइए प्रश्न नंबर 10 के क्रम पर आएंगे। कह रहे एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए, गंटरी जरीब और शाहजहानी जरीब। तो अगर हम आपको गंटरी जरीब की बात करते हैं अगर, तो आप जानते हैं 132 फीट कितनी होती है? तो इसको याद रखिएगा कि 132 आपका फिट होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा शाहजहानी जरीब की लंबाई, तो याद रखिएगा शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी? 165 फुट याद रखिएगा इसकी लंबाई होती थी। और दो के दोनों में 200 कड़ियां, मतलब दो के दोनों में 200 कड़ियां ही होती थी। इसको भी आपको याद रखना है। तो बोलिए प्रश्न नंबर 10 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 10 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 11। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? कह रहा आवर फ्यूचर आवर कंट्री, आवर कंट्री आवर सेंसस, कह रहा पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंसस, कह रहा आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो हिंदी में कहा गया था क्या? हमारी जनगणना। क्या कहा गया? हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये रखा गया था थीम, या आप कह सकते हैं ये रखा गया था नारा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो याद रखिएगा प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? आपको कमेंट करना, बताना है। कह रहा राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, कह रहा राजकीय संग्रहालय मथुरा है, कह रहा राजकीय संग्रहालय झांसी है, और कह रहा स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ है। आपको कमेंट करना है। चलिए इस एक क्वेश्चन के लिए मैं मैक्सिमम का कमेंट लेना चाहूंगा। हाँ, और आप में से मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है। चलिए, बहुत सारे लोग का जवाब आ भी रहा है। डी 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 डी। प्रश्न नंबर 12 के लिए डी आने लगा जवाब, मैक्सिमम का जवाब डी आने लगा है। चलिए, और लोग कमेंट, देखिए एक ही बात मैं कहता हूं, सभी लोग कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करेंगे, चीजें दिमाग में फीड रहेंगी, ये बात याद रखिएगा। चलिए, बी सी डी मैक्सिमम का जवाब आ रहा है। आइए देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। तो यहां याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अगर हम सबसे पुराने संग्रहालय की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब बिल्कुल, तो 12 का बहुत सारे लोग डी बता रहे हैं, लेकिन 12 का डी नहीं होगा। इस द राइट आंसर होगा 12 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। चलिए प्रश्न नंबर 13 के क्रम पर आएंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर है? और आप में से मैक्सिमम, चलिए आप मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, वीवी गिरी आपका कहां पर है? चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। चलिए, वीवी गिरी श्रम संस्थान कहां पर है? और जवाब आने भी लगा है, बहुत सारे लोग का जवाब आ भी रहा है। और सी डी, चलिए कुछ लोग का जवाब सी आ रहा है, डी आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हम वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की बात करते हैं, तो ये आपका कहां पर है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और याद रखिएगा, श्रम से संबंधित यह विभिन्न प्रकार के जो नीतियां हैं, नियम है, इस पर विचार भी करता है। और इसके अलावा ये इनको रोजगार प्रोवाइड कराने के, विभिन्न प्रकार के अवसर मुहैया कराने पर यह काम करता है। तो इस 13 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कर राज्यों में राजकीय बौद्ध संग्रहालय की संख्या कितनी है? चलिए आपको कमेंट करना, और कमेंट करके आप मैक्सिमम को बताना है कि प्रदेश में। चलिए, तो कुछ लोग का जवाब 1 2 3 4। तो याद रखिएगा कि राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय की कुल संख्या कितनी है? तो इस द राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा कि कुल इनकी संख्या है 3।
आइए प्रश्न नंबर 15 के क्रम पर आते हैं। कह रहा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? कह रहा प्रयागराज में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, कानपुर में स्थित है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या ये लखनऊ में स्थित है। आप मैक्सिमम कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। चलिए, आप में से मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए और कुछ लोग का जवाब आने भी लगा है। चलिए सी डी, और याद रखिएगा इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। क्या? मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है ये आपको याद रखना है कहां पर है, तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। आइए प्रश्न नंबर 16 के क्रम पर आते हैं। कह रहा दीनदयाल हस्तकला संकुल, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर स्थित है? तो कह रहा आगरा में, कह रहा वाराणसी में, सी कह रहा कानपुर में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा गोरखपुर में। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, क्या कि जो हस्तकला संकुल व्यापार, तो हाथ से बने खिलौने, इसको क्या याद रखेगा कि हाथ से बने खिलौने उत्तर प्रदेश में कहां के प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कि हाथ से बने खिलौने, और वो भी विशेषता कहां के, किस चीजों के? तो याद रखिएगा विशेषता लकड़ी के। तो ये आपके फेमस है कहां? तो याद रखिएगा ये आपका फेमस है वाराणसी। तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 16 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। बोलिए क्लियर हो गया? आइए चलिए ठीक है, तो आइए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। करा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? करा मेरठ में है, बुलंदशहर में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है। तो देखिए उत्तर प्रदेश जब कृषि अनुसंधान परिषद की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि कृषि में शोध, कृषि में नवीनता, कृषि में मतलब नवीकरण और नए उपकरण का विकास, नए उपकरण का विकास, ये सारी चीजें आपका मुख्य रूप से क्या, ये कृषि अनुसंधान परिषद का हिस्सा है। और ये कहां पर मौजूद है? तो इसको भी याद रखिएगा कि ये आपके लखनऊ में स्थित है। आइए प्रश्न नंबर 18 के केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहां पर है? आप चलिए बताएंगे। मैक्सिमम का जवाब प्रश्न नंबर 18 के लिए आना चाहिए। तो चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए बिल्कुल, और आप में से मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है। और कुछ लोग बता रहे हैं चित्रकूट में, लेकिन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में और लखनऊ में। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहां पर है? तो ये है आपके लखनऊ में। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर औषधीय जिला, अगर आपसे यह प्रश्न कहता है कि औषधीय जिला किसको माना गया है, औषधीय जिला या जड़ी बूटी जिला, एक बात और याद रखिएगा, या तो आपसे कहे कि जड़ी बूटी जिला, तो याद रखिएगा औषधि जिला या जड़ी बूटी जिला की जब बात होती है तो ये आपका कहा गया है झांसी को। याद रखिएगा किसको? झांसी को। इसलिए आप एक चीज और, जैसे अगर कहा जाए आयुर्वेद महोत्सव का कहां पर आयोजन होता है, किसका? आयुर्वेद महोत्सव। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये महोत्सव भी आपका आयोजित किया जाता है कहां? तो ये महोत्सव भी आपका आयोजित किया जाता है झांसी। प्रश्न नंबर 18 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? आपको बताना है कि ये फर्रुखाबाद में स्थित है, बी कह रहा मेरठ में स्थित है, सी कह रहा कानपुर में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि प्रयागराज में। चलिए मैक्सिमम कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आलू अनुसंधान केंद्र ये प्रमुख रूप से कहां पर स्थित है। चलिए आलू अनुसंधान केंद्र, तो देखिए याद रखिएगा कि भारत में आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। और अगर हम आलू की बात करते हैं तो हरित क्रांति में इसको कौन सी क्रांति बोला जाता है? तो इसको याद रखिएगा कि इसमें बोला जाता है गोल क्रांति। मतलब गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन में वृद्धि से है, और ये आपका कहां पर मौजूद है? तो आप मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए कि मेरठ में स्थित है। बोले क्लियर हुआ? आइए प्रश्न नंबर 20 के क्रम पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? भारतीय शाक भाजी शोध अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ए कह रहा मुंबई में, बी कह रहा जबलपुर में, वाराणसी में, डी मऊ में। तो देखिए शाक भाजी शोध संस्थान की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि सब्जियों पर रिसर्च
भारत में सब्जियों पर रिसर्च भारत में सर्वाधिक कहां पर होता है? तो याद रखेगा कि ये सर्वाधिक आपका होता है कहां? तो इसको याद रखेगा कि वाराणसी में ये आपका भारतीय शाक भाजी शोध अनुसंधान संस्थान, या इसी का नाम है केंद्रीय शाक भाजी शोध अनुसंधान संस्थान। तो इसको याद रखेगा, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 21 के क्रम पर। कह रहा भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर है? चलिए बताएंगे कि लखनऊ में है, प्रयागराज, कानपुर और आगरा में। आपको बताना है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, और आप में से मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, और आप में से बहुत सारे लोग का जवाब आ भी रहा है। कुछ लोग ए बी सी बता रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा भारत में दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर। अब देखिए, जब बात दलहन शोध संस्थान की आई है तो एक बात और याद रखिएगा कि जब हम दलहन शोध संस्थान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो दलहन उत्पादन है इसमें सबसे प्रमुख स्थान कौन रखता है? तो इसमें सबसे प्रमुख स्थान रखता है अरहर। और अगर जब हम अरहर की बात करते हैं तो इससे जोड़ करके एक बात और याद रखिएगा कि अरहर की बुआई जो की जाती है वो किस में की जाती है? खरीफ में की जाती है, और इसकी कटाई जो होती है वो रबी में होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि अरहर किस का फसल है, तो याद रखिएगा अरहर खरीफ का फसल माना जाता है। प्रश्न नंबर 21 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलिए क्लियर हो गया? आइए प्रश्न नंबर 22। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? कह रहा है कि क्या सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है, कह रहा सीतापुर है, या हरदोई है। तो देखिए, अधिकतम क्षेत्रफल की जब बात आया है तो इसको एक चीजों से और पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जिला क्या पूछा जा सकता है? यह कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा जिला, और जब सबसे बड़े जिले की बात आएगी तो इसको याद रखिएगा कि आपका होगा लखीमपुर खीरी। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बोलिए क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 के क्रम पर चलते हैं। देखेंगे, करा 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? चलिए बताएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना पुरुष साक्षरता दर। अब देखिए, आप जानते हैं आपके इस ग्रामीण विकास में कुछ चीजें यूपी की जो ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ी हैं, इसके अलावा जनसंख्या नगरीकरण योजनाएं, तो इन चीजों को मिक्स करके एक बेहतर श्रृंखला बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए बताएंगे, और आप में से मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। देखते हैं इसके लिए मैक्सिमम का जवाब क्या आ रहा है, और आना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों का जवाब बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। चलिए, अच्छा मिक्स जवाब आ रहा है, मैक्सिमम का मिक्स जवाब आ रहा है। 23 का बी बी बी, अच्छा बहुत सारे लोग का जवाब बी भी आया है। और ध्यान दीजिएगा, इसका राइट जवाब भी है ऑप्शन नंबर बी के अनुसार प्रदेश में केवल पुरुष साक्षरता पूछा है, यह बात याद रखिएगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 77.3%। आएंगे नेक्स्ट। जनगणना 2001 के अनुसार, ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा साक्षर। अब ये देखिए, 2015 में 2001 वाला जनगणना का पूछ लिया, और पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा साक्षर। तो आप में से मैक्सिमम का जवाब अब क्या होगा? चलिए मैक्सिमम जवाब करिए। तो बहुत सारे लोग का जवाब आ रहा है, देखिए पूछ रहा बौद्ध, ईसाई, जैन और सिख। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा साक्षरता 2001 के अनुसार दर्ज की गई थी किसकी? तो जैन की। आइए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 करा 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है शिशु लिंगानुपात के बारे में। तो कह रहा 914 महिला मतलब बालिका प्रति बालक है, या 902 है, 927 है, 940 है। तो याद रखिएगा कि ये 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात जो है वो 902 प्रति फीमेल किस पर है? प्रति आपके 1000 मेल पर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न नंबर 26।
कह रहा 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? कह रहा 48% है, 50, 45, 51। तो याद रखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो राज्य में महिला आबादी है वो हमारी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो कुल आबादी का 48% है। प्रश्न नंबर 26 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 27 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से नहीं है, बिस्मिल्लाह खां का शहनाई से नहीं है, जाकिर हुसैन का हारमोनियम से नहीं है, और कह अमजद अली खान का ये कह रहा सरोद से नहीं है। तो याद रखिएगा कि इन सभी में आपका जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाकी आपके सही है। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आएंगे प्रश्न नंबर 28। कह रहा संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? कह रहा भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, सी कह रहा ललित कला अकादमी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा संगीत नाटक अकादमी। तो देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत जो महाविद्यालय है ये आपका हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय बना, जिसको बाद में भारत खंडे, ध्यान दीजिएगा, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत अकादमी कर दिया गया। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर आएंगे। कह रहा तानसेन का मकबरा कहां पर है? कह रहा तानसेन का मकबरा आगरा में है, बी कह रहा ग्वालियर में है, सी कह रहा झांसी में है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या जयपुर में है। चलिए बताएंगे, आप में से मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, और आप में से मैक्सिमम बता भी रहे हैं 29। चलिए मैक्सिमम का जवाब 29 के लिए आना चाहिए, 29। और हाँ बी 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 मैक्सिमम का जवाब 29 के लिए बी बी बी, 29 का बी आने लगा है, और इसका राइट जवाब भी है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा तानसेन का जो मकबरा है ये आपके कहां है? ग्वालियर में। और ग्वालियर कहां? तो इसको याद रखिएगा कि एमपी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। तो 29 का राइट जवाब क्या होगा? 29 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ेंगे और लेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? कह रहा है कि पूर्वी क्षेत्र से है, पश्चिमी क्षेत्र से है, मध्य प्रदेश से है, और कह रहा बुंदेलखंड से है। तो याद रखिएगा कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्या? तो ये राहुला लोक नृत्य प्रसिद्ध है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 30 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा कि ताज महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो आप जानते हैं ताज महोत्सव, ये यूपी स्पेशल का एक प्रमुख आपका क्वेश्चन है कि ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है, और कह रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो याद रखिएगा कि ये ठंडी धीरे धीरे जब समाप्त होने लगती है, और ये समय आपका है कौन सा? तो ताज महोत्सव का आयोजन फरवरी में किया जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी। प्रश्न नंबर 32 के क्रम पर आएंगे और कह रहा ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? किस घराने से है? आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। चलिए आप में से मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। चलिए मैक्सिमम इसके लिए जवाब करेंगे हाँ, और मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है, मैक्सिमम का जवाब आने भी लगा है। कुछ लोग बी सी बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो इसको याद रखना आपको कि ये बनारस घराने से है। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, आपसे जिस सपोर्ट की हम उम्मीद रखते हैं वो सपोर्ट मुझे मिला नहीं है, और आगे से भाई आप जब, मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग, न तो पूरे लोगों ने लाइक किया, बताइए क्या आपने एक शेयर किया था? ईमानदारी से बताइए, मैंने नहीं बोला कि मैं आपके ऊपर छोड़ दिया कि मैं जो है, बताइए इतने कम तापमान में, मतलब इतनी ठंडी है फिर भी इंसान आकर के आपके लिए प्रयास कर रहा है, क्या आप बैठे बैठे अपने बिस्तर से एक शेयर नहीं कर सकते क्या? ये तो गलत है ना। अगर आगे से अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो सेशन को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, अन्यथा आप कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, चंद्रा इंस्टीट्यूट लेखपाल का न्यू बैच
ये आपका प्रारंभ है। अगर अभी तक आप ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं तो आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाइए और गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च बॉक्स पर टाइप करिए, क्या टाइप करेंगे, चंद्रा इंस्टीट्यूट, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। और जब चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद आप सर्च करेंगे तो आदरणीय वागेश सर की डीपी लगी हुई ऐप आएगी और आपको इसे इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट में जाना है और यहां से आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और आपको अपने पसंद से कोई आईडी बनानी है और आपको अपने पसंद से कोई पासवर्ड बनाना है। इसके बाद आप वीडियो कोर्स में जाएंगे, अंदर आप लखपाल सेलेक्ट करके आसानी से बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई असुविधा हो तो 8299310097 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इस सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे, फिर अगले दिन आगे की ओर बढ़ा जाएगा और आज के लिए इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।